गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया ना? देखो भाई, अब ये क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन तो हो नहीं, पूछूं इंतजार करूं इतनी देर में, आप चैट पे करोगे, मैंने पूछ सब बढ़िया ही हो, क्लास ले रहे हो तो कम बेकार थोड़ी हो। कोरोना से बचाव का ध्यान रखें, बहुत फैल रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ रहे थे ना हम। कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधारों की बात कर रहे थे। यानी कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली जो चीजें डिटरमाइन होती हैं, उन प्रैक्टिकली चीजों को हमें ऑथेंटिकली वे में, मतलब लिखी हुई रिटिन रिटिन चीजों में भी पढ़ना अनिवार्य है। यानी कि चीजों को बुक्स में जो आप पढ़ रहे हो वो सैद्धांतिक आधार ही तो है इसका। यानी कि सिर्फ बातों को कहा जाए, करके बाद में लिखा जाए, पहले कहा जाए, तो वो वाली चीजें होती है सैद्धांतिक आधार। इसके बारे में मैं स्टार्ट कर चुकी थी, मैंने आपको लिखवाए थे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाई पाई सिद्धांत, और एक पढ़ा था प्रिट्जर का सिद्धांत। तीन बताए थे पेपर में, कंफर्म है तीनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में मैं चर्चा कर चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मैंने आपको हल्का सा बताया था कि जब कठोर कठोर से क्रिया करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कठोर कठोर से बनेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और देखो, जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं, जैसे F माइनस, बताओ क्या है ये? O-2 OH माइनस। पहली बात तो कंफर्म है ये क्षार है। कठोर है या मृदु, ये कंफर्म श्योर है कि ये कठोर क्षार है। इनके बारे में तो चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। ये हार्ड बेस है। कठोर क्षार जो हैं ये क्या है? ये देखो, ये कठोर क्षार हैं और आयनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आयनिक बंध बनाने की क्या रखते हैं? ये प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? F माइनस, O-2 OH माइनस। अच्छा, एक चीज देखो, एक्चुअली में ध्यान से समझना मेरी एक चीज, मेरे को एक चीज बताओ, ये एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु के परमाणु हैं ए और बी, और ए बी मेरा अणु है। इस ए बी अणु के दो परमाणु हैं ए और बी। ध्यान से समझना मेरी बात, ए और बी, इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, माना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, माना इस पर नेगेटिव चार्ज है, इन परमाणुओं के या इन आयनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, आकर्षण बल उतने ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? जिसे आप आयनों के फॉर्म में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बचपन में आप पढ़ के आए हो बलों के बारे में। बल क्या होते थे? उसने कहा था कि एक कागज को अगर किसी स्केल पर घिसा जाए और उस कागज को नीचे डाला जाए तो वहां पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। यानी कि धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इन चार्ज के उत्पन्न होने से जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इमेजिन करो, मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, आकर्षण बल उतने ही ज्यादा होंगे। यानी कि जो दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आकर्षण बल के। ठीक, दूरी जितनी कम होगी आकर्षण बल उतने ही ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि देखो, कठोर अम्ल और कठोर क्षार, इन दोनों का आकार होता है बेटो छोटा। क्या होता है? इनका आकार छोटा होता है। इमेजिन करो, आपको याद होगा सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, जब आकार छोटा होता है, जब आकार छोटा होता है, आकार छोटा होने का मतलब क्या है समझो। आकार छोटे होने का मतलब है कि इसका जो आउटर शेल है वो छोटे में फैला हुआ है।
यानी कि इसका बाह्यतम कोश, इसका जो बाह्यतम कोश है वो बहुत छोटे में फैला हुआ है, और यानी कि इसका नाभिक और इसके नाभिक, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक पर, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक आकर्षण बल लगाएगा। छोटा आकार होने की वजह से इनकी दूरी कम होगी या नहीं होगी, पहले तो ये चीज बताओ। मुझे एक बात बताओ, आकार अगर बड़ा हो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, आकार बड़ा होगा तो इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर नहीं होंगे, और जितने ज्यादा दूर होंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उतना ही कम होना है, ये कंफर्म है। यानी कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार, इन दोनों का आकार छोटा होने के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के मान अधिक होंगे, होंगे या नहीं? और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के मान जितने अधिक होंगे, आयनिक बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। आयनिक बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी या नहीं होगी? बताओ बताओ। यानी कि ध्यान रखो, कठोर अम्ल और कठोर क्षार में सहसंयोजक बंध की बजाय आयनिक बंध बनता है। क्यों? क्योंकि कठोर अम्ल और कठोर क्षार का आकार छोटा होने के कारण इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबलता से कार्य करेंगे, और जब भी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रबलता से कार्य करेंगे तब आयनिक बॉन्ड प्रबल बनेगा और सहसंयोजक बंध उतना ही कम बनेगा। समझे? इसके अलावा देखो एक और चीज, अगर बात की जाए मृदु अम्ल और मृदु क्षार की, याद करो इन दोनों का आकार होता था बड़ा। कुछ बैठ रहा नहीं आ रहा समझ में? कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? बताओ कि ऐसे चल रहा है। इनका आकार होता है बड़ा, और जितना बड़ा आकार होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उतने ही क्या होंगे? कम होंगे या नहीं होंगे? जितना बड़ा आकार होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उतने ही कम होंगे बच्चों, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जितने कम होंगे उनमें आयनिक बंध उतना ही वीक बनेगा, उतना ही कमजोर बनेगा, और जितना आयनिक बंध कमजोर बनेगा सहसंयोजक बंध उतना ही प्रबल बनेगा। यानी कि ध्यान रखो, मृदु अम्ल और मृदु क्षार के बीच में आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध बनता है, जबकि कठोर अम्ल एवं कठोर क्षार के बीच में हमेशा सहसंयोजक बंध की बजाय कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। इस क्रियाओं के आधार पर, इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर मिसोलो और उसके मित्रों, ये वैज्ञानिक है भाई, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? इन अवधारणाओं के आधार पर मिसोलो और उनके मित्रों ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक समीकरण प्रस्तुत किया, और इस समीकरण के आधार पर कठोरता और मृदुता को आसानी से परिभाषित किया जा सका। समझे? इस समीकरण के, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो ना, एक भी तो जवाब देता नहीं है। देखो मैंने क्या बोला है, ध्यान से समझो कि मैंने कहा कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार का, इन दोनों के बीच का आकार जो होता है वो होता है कम, और जितना छोटा आकार होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उतने ही प्रबल होंगे, और जितने स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होंगे उनमें आयनिक बंध उतनी ही प्रबलता से बनेगा। जबकि मृदु अम्ल और मृदु क्षार का आकार होता है बड़ा, और इनका साइज बड़ा होने के कारण उनमें क्या होगा? उनका साइज बड़ा होने के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो कमजोर होंगे, और आयनिक बंध की बजाय कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध। तो इस बात को, इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए मिसोलो और उनके मित्रों ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। इस समीकरण के आधार पर आप कठोरता और मृदुता को आसानी से परिभाषित कर सके। पी के बराबर माइनस के लॉग के, याद है?
आप माइनस के लॉग के याद करो, मैंने वहां बताया था आपको, पी के बराबर माइनस के लॉग के, इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड। समझना, जहां के क्या है, के याद करो, के धातु आयन, धातु और लिगेंड के बीच अंतर क्रियाओं का साम्य स्थिरांक है। क्या है? साम्य स्थिरांक है। एक्स व वाई, देखो एक्स और वाई ये दोनों धातु आयन के पैरामीटर हैं। एक्स वाई जेड ये धातु आयन के पैरामीटर हैं। ए व बी लिगेंड के पैरामीटर है भाई। लिगेंड क्या होंगे, उनके आधार पर ए व बी की वैल्यू होगी। पैरामीटर का मतलब है प्राचल, चेंज होते रहते हैं। जो कोई लिगेंड प्रबल हुआ तो ए की वैल्यू ज्यादा, लिगेंड दुर्बल हुआ तो ए की वैल्यू कम। धातु अगर कोई और दूसरी हुई तो ए एक्स वाई जेड की वैल्यूज बदलती चली जाएंगी। यानी कि क्या है, ए व बी लिगेंड के क्या हैं, पैरामीटर हैं। इसके अलावा सी, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ये सी क्या है, देखो सी, सी है आपका लिगेंडों के लिए स्थिरांक है। लिगेंडों के लिए क्या है, ये लिगेंडों के लिए स्थिरांक माना जाएगा सी। और ध्यान रखना पीके की वैल्यू जो है वो हमेशा एक समान स्केल पर प्राप्त की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक धातु आयन के लिए दूसरा स्केल ले लिया और दूसरे धातु आयन के लिए दूसरा स्केल ले लिया। यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, ये समान स्केल, जो पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है, पीएच पैमाना, जिस पर कठोरता और मृदुता, अम्ल और क्षार, एसिडिटी और बेसिसिटी, इनकी वैल्यूज को ज्ञात करना होता है। अब देखो y की वैल्यू के आधार पर समझना, ये तो याद करने पड़ेंगे, y के मान के आधार पर किसी अम्ल के कठोर या मृदु होने को ज्ञात किया जा सकता है। कि कोई अम्ल कितना कठोर है और कोई अम्ल कितना मृदु है, इसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। किस पर? y के मान के आधार पर। तो देखो कैसे, अगर y का मान 2.8 से कम प्राप्त होता है, y का मान अगर 2.8 से कम प्राप्त होता है तो यह अम्ल कठोर अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? y का मान अगर 2.8 से कम होगा तो यह कठोर अम्ल होगा। और अगर y का मान ग्रेटर देन 3.2 होगा, y का मान 3.2 से ज्यादा होगा तो यह मृदु अम्ल होगा। एक्स वाई जेड क्या थे? एक्स वाई जेड धातु आयन के पैरामीटर थे। और धातु आयन के पैरामीटर के लिए ही तो हम निकालते हैं कि क्या है, ये अम्ल है या क्षार है। तो y का मान अगर ग्रेटर देन लेस देन 2.8 होगा तो ये कठोर अम्ल होगा, और y का मान ग्रेटर देन 3.2 होगा तो मृदु अम्ल होगा। और y का मान अगर 2.8 से तो कम, y का मान 2.8 से तो कम और 3.2 से ज्यादा हो, तो कोई एक मिनट, y का मान ये ऐसे ही आएगी एरो, y का मान अगर 2.8 से कम और 3.2 से ज्यादा हो, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू हो जाए, यानी कि y की वैल्यू 2.8 और 3.2 के बीच में होगी, ना तो 2.8 से कम और ना ही 3.2 से ज्यादा, यानी कि इनके बीच की वैल्यू 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, ये सारी वैल्यूज जो होंगी ये होंगी सीमांत अम्ल के लिए। y का मान यदि 2.8 से कम हो तो कठोर अम्ल, y का मान अगर 3.2 से ज्यादा हो तो मृदु अम्ल,
और अगर y का मान 2.8 और 3.2 के बीच में हो बच्चों तो ये सीमांत अम्ल कहलाता है। कौन सा अम्ल कहलाता है? ये सीमांत अम्ल के नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आगे, इसी प्रकार B के आधार पर आप किसी क्षार के बारे में पता लगा सकते हो, B के मान के आधार पर। तो देखना, यदि देखो, यदि B का मान, यदि किसी क्षार के लिए B का मान 3 से कम हो, B का मान अगर 3 से कम हो तो ये कठोर क्षार होगा बच्चों, हार्ड बेस। B का मान यदि 3 से कम हो तो ये कठोर क्षार होता है, और यदि B का मान 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो ये मृदु क्षार होता है। और 3 और 5 के बीच का मान सीमांत क्षार के नाम से जाना जाता है। यानी यदि B का मान 3 और 5 के बीच में हो तो ये कौन सा? बाउंड्री बेस के नाम से जाना जाएगा, सीमांत क्षार के नाम से जाना जाता है। समझे या नहीं समझे बताओ? ठीक है। इसी प्रकार A व X भी कठोरता और मृदुता की ही माप है। A व X का देखो, X जो है इसका सीधा संबंध विद्युत ऋणात्मकता से है, धातु की विद्युत ऋणात्मकता से है। X का सीधा संबंध धातु की विद्युत ऋणात्मकता से है। अगर देखो लिगेंड से किसी धातु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का पाया जाना। माना कोई मेटल है और कोई लिगेंड है, अगर इस लिगेंड के द्वारा मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहा है तो ये विद्युत ऋणात्मकता की माप कहलाती है। ध्यान से समझना, अगर लिगेंड मेटल को, या मेटल जो है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है तो वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ध्यान रखना, इसका मान क्या होता है? देखना, इसका मान देखो, विद्युत ऋणात्मकता का मान डी ब्लॉक की सीरीज में आवर्त में बाएं से दाएं चाले पर बढ़ता जाता है। यानी कि कॉपर की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, और कॉपर की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। समझे या नहीं समझे? आया कि नहीं आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने 2-3 चीजें आपको समझा दी हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात तो देखो, अगर देखो मैंने एक इक्वेशन बताई, क्या बताई? पी के बराबर माइनस के लॉग के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां एक्स और वाई क्या है? धातु आयन के पैरामीटर है, और ए व बी क्या है? लिगेंड के पैरामीटर है। ठीक है, मैंने बताया एक्स वाई के मान के आधार पर आप ये बता सकते हो कोई धातु कितनी कठोर होगी और कितनी अम्ल, वो अम्ल कितना कठोर होगा और कितना मृदु होगा। अगर y की वैल्यू 2.8 से कम होगी तो वो कठोर अम्ल होगा, और अगर 3.2 से ज्यादा है तो वो मृदु अम्ल होगा, और इन दोनों के बीच में होगी वैल्यू तो वो सीमांत अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत अगर आपने देखा कि मैंने किसकी वैल्यू, इसी प्रकार B के मान के आधार पर आप लिगेंड के, यानी कि किसी क्षार के, ये तो कंफर्म पता है मेटल जो है वो डेफिनेटली अम्ल है, और मेटल के पैरामीटर कौन है? एक्स वाई जेड, है ना, और इसके पैरामीटर कौन है लिगेंड के? ए बी सी, और ए बी जो है इसके पैरामीटर हैं बच्चों। तो ए बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है कि बी की वैल्यू अगर 3 से कम होगी, 3 से कम होगी तो वो कठोर क्षार होगा, और बी की वैल्यू अगर 5 से अधिक होगी तो मृदु क्षार होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? ए व एक्स, जिस प्रकार बी व बाई दोनों धातु और लिगेंड की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। देखो, धातु ये तो कंफर्म है कि एक्सेप्ट करती है। धातु अगर एक्सेप्ट करती है तो धातु एक्सेप्ट करेगी तो डेफिनेटली एसिड होगी। अगर वो एसिड है तो अब ये बताना जरूरी है कि वो मृदु है या कठोर है।
तो इस मृदु और कठोर के लिए धातु आयन के जो पैरामीटर लिए गए वो लिए गए आपके एक्स और वाई, समझ, जिसमें से वाई पर्टिकुलर बताता है कि वाई की वैल्यू के आधार पर आप ये पता लगा पाते हो कि वो कठोर है या मृदु। उसी प्रकार एक्स की प्रवृत्ति के आधार पर भी आप बता पाते हो कि वो मृदु है या कठोर। लिगेंड समझना, एक्स जो है वो बताता है विद्युत ऋणात्मकता को, और विद्युत ऋणात्मकता हमेशा किसकी होगी, धातु की। धातु जितनी ज्यादा, समझना, धातु जितने ज्यादा पावर से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और धातु कब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, जब उसका आकार छोटा होगा। आकार छोटा कब होता है, जब वो कठोर अम्ल होता है। कहने का मतलब क्या है, धातु की जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी वो उतना ही, यानी कि x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो डेफिनेटली कठोर अम्ल होगा, और x की वैल्यू कम होने पर वो मृदु अम्ल होगा। उसी प्रकार a के मान के आधार पर आप बता सकते हो a कितना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। a लिगेंड का पैरामीटर है ना, a लिगेंड का पैरामीटर है, तो a का मान समझना, a का मान यानी कि a का मतलब है लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाना। लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाने का मतलब क्या है कि कोई लिगेंड, सोचो, कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे देगा, जितना लिगेंड इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, इसका मतलब क्या है कि उसका साइज छोटा होगा। और साइज छोटा किसका होता है, कठोर क्षार का। कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू जितनी कम होगी वो उसका क्या कहलाएगा, कठोर क्षार, हार्ड बेस कहलाएगा। क्या हुआ, वीडियो अटक रही है, क्यों, साफ नहीं दिख रहा, क्या हुआ। ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, आई कि नहीं आई समझ में, बताओ हाँ या ना, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आया कि नहीं आया, जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। आया कि नहीं आया, हाँ भाई, आया या नहीं, सबको आ गया, वेरी गुड दीपक, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं अगले सिद्धांत पर जिसका नाम है पाई सिद्धांत। आप जब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की ओर चलेंगे ना तो स्टार्टिंग की यूनिट है आपकी एनएमआर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एनएमआर बहुत अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मजे आते हैं उसको पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो देखना अगला जो है वो है पाई सिद्धांत। सबसे बोरिंग यूनिट मानती हूं मैं इस यूनिट को, कि सब कुछ बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है, पर ये पेपर में कहीं कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, नहीं इतनी, मैंने तो अभी आज तक पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत पेपर दे लिए, मतलब पेपर दिए हैं मैंने कंपटीशन, वहां ये आती नहीं है। तो देखो पाई सिद्धांत, देखो सबसे पहले तो इसे दिया गया था सेट और मुलिकन के द्वारा। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया सेट और मुलिकन के द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो मृदु अम्ल होते हैं, एक एक चीज को समझते चलना, जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उसमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ अगर क्षारों की बात करें तो क्षार में इसके विपरीत बिल्कुल रिक्त डी कक्षक पाए जाएंगे। कंफर्म, कोई दिक्कत। अरे जब आप अम्ल के लिए कह रहे हैं कि मृदु अम्ल क्या है, मृदु अम्ल है कि रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाएगी। और यहां मृदु के लिए बात की है, सॉरी क्षार के लिए बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है डी कक्षक कैसे मिलेंगे, रिक्त मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, देखो क्या होता है, मृदु अम्ल के पास
इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्षार के पास रिक्त कक्षक पाए जाएंगे, तो मृदु अम्ल के भरे हुए कक्षक और इस क्षार के रिक्त डी कक्षक आपस में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे या नहीं, बताओ। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मृदु, देखना समझना, मृदु क्षारों के द्वारा, सॉरी, मृदु अम्लों के द्वारा मृदु क्षार, ये मृदु क्षार की डेफिनेशन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी ये वाली चीज। देखो मैंने क्या कहा, मृदु अम्लों के द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान मृदु क्षार के रिक्त डी कक्षकों में किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ ऐसी पोजीशन नहीं हो गई क्या। मेटल हमेशा हम पढ़ते क्या हैं, लिगेंड मेटल को ध्यान करता है। अब जब मेटल बेस्ट एक्सेप्टर होती है तब हम कहते हैं कि वो डेफिनेटली क्या होगी। देखो ये मृदु अम्ल और मृदु क्षार को डिफाइन करने की अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। देखो मेटल जो है, मेटल जो है, मैंने तो बताया आपको एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड होते हैं, और मैंने कहा था बेस्ट एक्सेप्टर कठोर की श्रेणी में आते हैं। देखो अगर वो कठोर की श्रेणी में आते हैं तो देखना यहां मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रही है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन युग्म दे रही है लिगेंड को, फिर ये एक्सेप्टर तो है नहीं। अगर ये एक्सेप्टर नहीं है तो डेफिनेटली मेटल बेटर एक्सेप्टर नहीं है, लोअर एक्सेप्टर है, यानी कि वीक एक्सेप्टर है, यानी कि क्या करती है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देती है, ग्रहण नहीं कर रही है। लेकिन हम ये कंफर्म मानते हैं कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो अम्ल होता है। अब ये अम्ल तो है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना ये कठोर अम्ल नहीं है, ये कौन है, मृदु अम्ल। और ऐसी पोजीशन में जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा होता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, बैक बॉन्डिंग। कुछ याद आया पुराना कि एक तो लिगेंड मेटल को देता है और एक मेटल लिगेंड को देता है, कुछ याद आया। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा। और देखो साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ जैसे ही धातु, समझना, जैसे ही धातु इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगी, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, बेचारी ये खाली हो जाएगी, तुरंत की तुरंत लिगेंड भी मेटल को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। कहने का मतलब आपको ध्यान होगा यहां सिग्मा बंध भी बनेगा, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन। यही कारण है कि एक पाई बंध के साथ सिग्मा बंध भी पाया जाता है। समझा कि पाई बंध कब मिलेगा, जब मेटल के भरे हुए कक्षकों के द्वारा लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाए, और जैसे ही लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाए तो मेटल हो जाएगी खाली, ऐसी फॉर्मेशन में पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन लिगेंड के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे, ये अपने पास नेगेटिव चार्ज रख लेगा और मेटल खाली हो जाएगी, तो तुरंत की तुरंत लिगेंड मेटल को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देता है। तो ऐसे टाइम पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे टाइम पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार इस वाले फॉर्म में मेटल के भरे हुए कक्षक और लिगेंड के खाली कक्षकों के बीच में जब क्रिया होती है तो ये पार्श्वव्यापी अतिव्यापन करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बंध। इसलिए इस सिद्धांत को पाई बंध के नाम से जाना गया है। इसका मतलब क्या है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेटल में लिगेंड, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर हुआ है, याद करो MLCT ट्रांजिशन, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल से, धातु से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने का मतलब क्या है कि ये MLCT संक्रमण के नाम से जाना जाएगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। हो गया क्या, रिज्वाइन कर लो एक बार।